हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का क्लास 12th फिज़िक्स का। और इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। बट आज मैं उससे आगे का बढ़ाऊंगी। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मुझे पता है नहीं किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए। बाकी आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पुराने दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म था, उन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी क्या डील करता था? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से डील करता था, मतलब चार्जेस की स्टडी इलेक्ट्रिसिटी में की जाती थी। किसके ऊपर के चार्जेस? ग्लास रॉड्स, जैसे कैट्स के फर, बैटरीज, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ठीक है। जबकि जो मैग्नेटिज्म था उसको डिस्क्राइब किया जाता था कि इसमें मैग्नेट्स का इंटरेक्शन होता है, मतलब मैग्नेट्स के बारे में स्टडी होती है मैग्नेटिज्म में। जैसे कि आयरन फिलिंग्स, मैग्नेट्स, इनका इंटरेक्शन, कंपास नीडल एक्सेट्रा। 1820 में एक डेनिश नाम के साइंटिस्ट थे, ऑयस्टेड। उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो कंपास की नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे एक वायर में। तो जब हम जैसे एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और अगर हम उसके पास एक कंपास को लेकर आ रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। भाई ये कैसे हो रहा था? मतलब कंपास क्या है? मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर स्टडी होता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये दोनों आपस में ऐसे डिफ्लेक्शन कैसे शो कर सकते थे? तो एम्पियर और फराडे थे, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी कि उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो मोशन में होते हैं, मतलब जो मोशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करेगा तो चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो मूविंग मैग्नेट्स होती हैं, जैसे मैग्नेट्स भी अगर मूव करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो देखा आपने कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक हुए। मूवमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेट्स में मूवमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्जेस में मूवमेंट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये जो इनका यूनिफिकेशन था वो कब अचीव किया गया? जब एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे मैक्सवेल और एक डच फिजिसिस्ट थे लॉरेंस। उन्होंने दोनों ने मिलके एक थ्योरी को आगे बढ़ाया जो ये दिखाती थी, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट का आपस में इंटरडिपेंडेंस दिखाती थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। किन्होंने आगे बढ़ाया था? लॉरेंस ने और मैक्सवेल ने। ये जो फील्ड थी उसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने इस चीज़ की मतलब स्टडी को आगे बढ़ाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कुछ होता है जिसमें इन दोनों की, ये दोनों काम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो भी होता है और मैग्नेटिज्म भी होता है। बहुत सारे फिनोमेना थे जो हमारे आसपास हो रहे थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते थे, उसी के अंदर उनको डिस्क्राइब किया जा सकता था। वर्चुअली हर फोर्स जो हम सोच सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, केमिकल फोर्स एटम्स के बीच में जो कि होल्ड की हुई है मैटर को टुगेदर, मतलब आपस में जोड़े रखी हुई है। यहाँ तक कि वो फोर्सेस भी जो उन प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि सेल्स में हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उनका जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल फोर्स है नेचर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उन्होंने डिस्क्राइब किया था और उससे जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैक्सवेल था, उन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी जो सेम रोल प्ले कर रही थी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जैसे कि न्यूटन्स की इक्वेशन जो मोशन थी और ग्रेविटेशनल लॉ की जो मैकेनिक्स में, जितनी मतलब मैकेनिक्स में जितनी इंपॉर्टेंस न्यूटन्स इक्वेशंस की थी, उतनी ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशंस को दी गई। किसमें? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उन्होंने इस बात की भी आर्गुमेंट की कि जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, और जो उसकी स्पीड होती है उसको हम निकाल सकते हैं बाय मेकिंग, क्या बना के, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट करके हम उसकी स्पीड तक कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वो चाहते थे कि लाइट की स्पीड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आए, क्योंकि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा था इनके कॉम्बिनेशन को। उन्होंने क्या क्लेम किया कि जो ऑप्टिक्स की जो साइंस है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे ही रिलेट करती है, मतलब इससे रिलेट करती है वो ऑप्टिक्स भी। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो साइंस थी वो फाउंडेशन था एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन का। इन दोनों की जो स्टडी थी, जो इलेक्ट्रिक पावर थी, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न और एक बहुत बड़ी वैरायटी प्रैक्टिकल अप्लाइंसेस की जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते थे, वो इस साइंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड थे। यहाँ तक कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स थे जो कि मोशन में होते थे, वो दोनों तरीके की फोर्स लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी। एक तरीके से बिल्कुल रिवोल्यूशन से छा गया था जब इन दोनों का यूनिफिकेशन हुआ। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोला जाएगा? जहाँ पर सारे चार्जेस रेस्ट में होते हैं उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। जो फोर्सेस जो प्योरली इलेक्ट्रिकल होती हैं, अब आपको जानने की ज़रूरत है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होती है? एक लॉन्ग रेंज। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस में लगती है भाई? प्लैनेट्स के बीच में लग रही है। और प्लैनेट्स क्या 1-2 किलोमीटर दूर होते हैं एक दूसरे से? नहीं भाई, बहुत दूर होते हैं, फिर भी उसका इफेक्ट है। दैट मीन्स ये बहुत लंबी रेंज तक अपना इफेक्ट डालती है ये वाली फोर्स। इसका जो इफेक्ट है हम तब भी फील कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो इंटरेक्टिव पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर बहुत लंबी डिस्टेंस है तब भी भाई हम इस फोर्स को महसूस कर सकते हैं। किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडीज़। जितना दो बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कर दें, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये फोर्स कम होगी, बट बहुत ज़्यादा दूर तक जाने पर भी आप इसको फील कर सकते हो। ये नहीं है कि बहुत इतनी कम हो जाएगी आप फील नहीं कर सकते। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो ये दावा किया गया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होती है। आप सोच रहे हो, पहले तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना बड़ा गुणगान किया गया भाई, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि बहुत दूर भी खड़े हो तो भी उसको फील कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इसमें क्लेम की गई। अब देखते हैं ये बात सच है या नहीं है। यहाँ पे गोल्ड लीफ अपैरेटस है, एक सिंपल सा अपैरेटस है जो चार्ज को डिटेक्ट करेगा कि हमारा चार्ज जो है वो कैसा है बॉडीज़ के ऊपर। उसको बोला गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें एक वर्टिकल की मेटल रॉड होती है और दो पतली सी गोल्ड की लीव्स होती हैं जो कि उसके बॉटम में कनेक्ट होती है एक एंड पे। जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट उस मेटल के नोब से कनेक्ट होता है ना, जो कि टॉप पर है, नीचे उसके 2 लीव्स की पत्ती लगी हुई है, ऊपर टॉप है खाली है। जब उस टॉप को हम किसी भी मेटल से टच करवाएंगे तो फिर वो गोल्ड की जो लीव्स हैं उनके जो नेचर से पता चलेगा कि इस पर चार्ज कैसा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ऊपर वाला तुमने हिस्सा है, जैसे कि ये रहा हमारा एक फिगर नंबर ए है, ये हमारा गोल्ड लीफ अपैरेटस है। इसमें क्या है, एक एंड है उसमें ये गोल गोल लगा हुआ है और नीचे हमारी दोनों लीव्स है। अब हमने क्या किया, ऊपर ही हमारी हमने एक रॉड ली, रॉड को हम उसके पास लेके आए तो क्या होगा, रॉड में से चार्ज इसके ऊपर फ्लो करेगा, क्योंकि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है चार्ज हमारा फ्लो करता है, ठीक है। अब ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज थी, हमें नहीं पता इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, हम तो चार्ज को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कौन सा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी, ये इसको टच किया तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा इस मेटल में और फ्लो करके लीव्स में जाएगा। दैट मीन्स दोनों लीव्स में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों कैसी होंगी, रिपल्शन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स हैं वो भी एक सिंपल से इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। उनको क्या करना होगा, एक पतली से एल्यूमिनियम का कर्टेन लेना होगा, रॉड लेनी होगी जिसके एक एंड पे बॉल लगानी होगी हमें, ताकि वो मतलब हिले नहीं, और दूसरे एंड पे हमको उसका कर्टेन होगा, उस पर हमें एक मतलब कर्टेन लगाना है। अब एक बड़ी सी बॉटल लेनी है, ये रही बॉटल, ये जो फिगर नंबर बी है ये स्टूडेंट के थ्रू बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उस कॉर्क में जो हमने जो बॉटल का ढक्कन है उसके ऊपर कॉर्क लगाया है एक, उसके ऊपर एक होल करना है, जिस इतना होल होना चाहिए कि जो कर्टेन रॉड है वो एक तरीके से उससे बिल्कुल फिट हो जाए उसमें और उससे पास कर जाए। अब हमें उस रॉड को टांग देना है इस होल के थ्रू, जो कट एंड है लोअर साइड में। अब हमें एक छोटा सा फोल्ड करना है एल्यूमिनियम फॉइल का, बहुत पतली सी फॉइल होती है एल्यूमिनियम की, उसमें फोल्ड करना है, उसको नीचे करके नीचे लगा देना है और किसी टेप से उसको मतलब चिपका देना है। ये जो है ये एक तरीके से हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तरह ही काम करेगा, सस्ता गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हमने कॉर्क मतलब 5 सेंटीमीटर थोड़ी डायमेंशन दी गई है कि कितनी बॉल और ये इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, रफ मेज़र दिया गया है यहाँ पे, आप लोग कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे कर रहा है, हमको एक वाइट पेपर स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, और उसमें हम उसको अट्रैक्शन देखेंगे चार्ज बॉडीज़ का। उस स्ट्रिप को क्या करना है, फोल्ड करना है और बीच में से उसको फोल्ड कर लेना है और एक मार्क बना देना है उसके जहाँ पर वो फोल्ड हुई थी। अब उस स्ट्रिप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसको हल्के हल्के हाथ से उसके ऊपर आयरन करना है, जैसे कि फिगर नंबर 1.3 में दिखाया गया है। जैसे ये वाला फिगर है 1.3, इसमें एक पहले फ्लैट थी,
इसको फोल्ड किया और फिर हम इसको खोल रहे हैं। जब कर्टेन रॉड चार्ज होगा उस बॉल के टच करने पे, तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा थ्रू द कर्टेन रॉड। जो रॉड लगी है उसमें ट्रांसफर होगा, जो मैंने ऊपर ही बता दिया था। और वो रॉड किससे अटैच है, एल्यूमिनियम फॉइल से। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी चार्ज जाएगा, किसमें, फॉइल में। तो क्या होगा, दोनों हाफ है फॉइल के, उनके पास सिमिलर चार्ज आएगा, मतलब दोनों में सिमिलर चार्ज हो जाएगा, तब तक वो फ्लो करेगा। तो वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी। अगर लीव्स में जो डाइवर्जेंस हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है, मतलब कितना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो रिपल्शन शो करेंगी। कम चार्ज होगा तो कम रिपल्शन शो करेंगी। अब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि जो मटेरियल की जो बॉडी है उसके ऊपर चार्ज आ क्यों रहा है ना। आप ये जानते हैं कि जो सारे मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उनके पास चार्ज होता है, बट वो चार्ज क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में, मतलब जितना उनके अंदर पॉजिटिव होता है उतना ही उनके अंदर नेगेटिव होता है। तो इसलिए अगर ऐसा अनबैलेंस चार्ज होता ना, हमारी हर आसपास जितनी भी चीज़ें उनके अंदर, हमें हर चीज़ से झटके लगने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें न्यूट्रल होती हैं क्योंकि उनके अंदर चार्ज तो है बट इक्वल अमाउंट में है। तो जो फोर्सेस जो उन मॉलिक्यूल्स को बांधे रखी हैं एक साथ, वो फोर्सेस जो उनके एटम्स को एक 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 दूसरे से मतलब जोड़ कर रखी हुई हैं, वो भी तो किसी फोर्स से जुड़े होंगे ना, ऐवी तो जुड़े नहीं होंगे, आपने फेविकॉल से तो जोड़े नहीं है उसके अंदर के एटम्स। कोई ना कोई फोर्स है जो उनको आपस में जोड़ रखी है। ये क्या कोई ग्लू है, नहीं। फोर्सेस जो कि सरफेस टेंशन में एसोसिएट होती है, ये सारी जो फोर्सेस होती है ना, इन सारी फोर्सेस को इलेक्ट्रिकल बताया गया है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सरफेस टेंशन पे जो फोर्स होती है, ये सारी इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। क्यों, क्योंकि ये सारी फोर्सेस पता है कब अराइज होती हैं, जब चार्ज पार्टिकल्स, मतलब चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्सेस अराइज होंगी वो हमारी इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं वो, मतलब हर फील्ड में, हमारी लाइफ में हर फील्ड में मतलब दिख जाती हैं हमको बहुत डे टू डे लाइफ में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए इनके बारे में जानना। एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो न्यूट्रल बॉडी क्या है, उसके अंदर दोनों चार्जेस बैलेंस्ड है ना। अब हमको उसको इलेक्ट्रीफाई करना मतलब या तो हम चार्ज निकाल लें उसमें से थोड़ा सा, या उसमें डाल दें, मतलब हमें अनबैलेंस करना है कैसे भी करके, या उससे थोड़ा निकाल लो या उसमें डाल दो। क्या दोनों नहीं, दोनों को एक एक ही बराबर निकालोगे तो भाई वो फिर से बैलेंस्ड ही रहेंगे। या पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, या पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, या नेगेटिव निकाल लो या नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। इस तरीके से हमें चार्जेस अनबैलेंस्ड करने हैं, बस प्लस और माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम टाइटली बाउंड होते हैं एटम से। तो जो चार्ज होता है वो, मतलब एटम्स में क्या होता है, एटम होता है बीच में और फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस बीच में, उस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन दूर होता है बहुत ज़्यादा, तो उस पर क्या होता है कि इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है न्यूक्लियस उस एटम पे, उस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो सबसे आउटर शेल में है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही कोई बॉडी उससे रब करेगी तो वो तुरंत एक्साइट हो जाएगा और वहाँ से मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा वो वाला इलेक्ट्रॉन। वो क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत कम बाउंडेड है तो वो बहुत तुरंत ट्रांसफ़र हो सकता है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम करेगी। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो जाएगी तो उसमें पॉजिटिव अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। अगर एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कब बोलेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी, है ना, जब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो या तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रॉड से ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, और जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं होता इस प्रोसेस में, जो रबिंग की प्रोसेस होती है, मतलब एक तरीके से इधर से उधर चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है बस। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ट्रांसफ़र हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फ्रैक्शन में होते हैं। अगर हम उसके अंदर के टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें उनके कंपैरिजन में ट्रांसफ़र होने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और ट्रांसफ़र भी कौन से होते हैं, जो बहुत ही लेस टाइटली बाउंड होते हैं मटेरियल की बॉडी से, मतलब बहुत ही हल्की सी फोर्स दी नहीं, थोड़ा रब किया नहीं, वो भाई ट्रांसफ़र हो गए रबिंग से ही। तो जब एक बॉडी को रब किया जाता है एक दूसरी बॉडी से तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इसलिए हमारे जो भी हमने मेटल हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, वो इसी वजह से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और अगले वीडियो में हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।